जांग ही पहले ही देख चुका था कि आगे क्या होने वाला है। ट्रेसिंग द ट्रैक्स ऑफ एवरीथिंग उसे हर हमले का रास्ता पहले से दिखा देता था। गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन। कनिंग गोस्ट पास पहुंचता उससे पहले ही वॉइड की ताकत ने उसे दबाकर मांस की गेंद बना दिया। आह! नाइट परेड का राजा चीख उठा। अब उसके पास भौतिक शरीर था, इसलिए वो पहले की तरह अनंत पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। वो खून से लथपथ होकर इनुगामी के सिर पर लौट आया। जांगी शांत स्वर में बोला, तो 100 डीमंस को बुलाना भी तुम्हारी एबिलिटी है? अगर सन गॉड समनर था, तो सीधी लड़ाई में वो उतना खतरनाक नहीं था। सन गॉड ने एक और ब्लैक मगतमा फेंका। इस बार हमला पूरे इमॉर्टल माउंटेन क्षेत्र को ढक रहा था, ताकि जांगी डॉज न कर सके। काला सूर्य डायमेंशनल गेट से टकराया, भयानक विस्फोट हुआ। गेट हिले पर टूटे नहीं। सन गॉड मुस्कुराया। तुम अनंत तक अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, जांगी बोला, लेकिन मैं रिबाउंड कर सकता हूं। ऑल काउंटर अटैक। अब्सॉर्ब्ड ऊर्जा वेक्टर बदलकर वापस चली गई। सन गॉड चौंक गया। उसने जल्दी से और मगतमा छोड़कर उसे रोका। फिर भी शॉक वेव ने उसे हजारों मीटर पीछे धकेल दिया। जांगी हुआ हुआ की पीठ पर स्थिर खड़ा रहा। 100 डीमंस को बनाए रखने में तुमने बहुत एनर्जी खर्च की है। अभी तुम मेरे लिए उतने खतरनाक नहीं हो। नीचे घोस्ट्स लियांग युए और बाकी लोगों को घेर रहे थे, लेकिन जांगी जानता था उसे 4 एप्सिलॉन से एक साथ लड़ना है। साथियों को अपनी ताकत पर टिकना होगा। सन गॉड बोला, टाइम और स्पेस दोनों रेयर एबिलिटीज एक ही शरीर में। ड्रैगन कंट्री ने सच में सही चुनाव किया। जांगी चौंका। ड्रैगन कंट्री? यह शब्द उसने पहली बार सुना। सन गॉड ने पूछा, तुम ड्रैगन किंगडम के बारे में नहीं जानते? फिर तुम्हारी शक्ति कहां से आई? जांगी ने जवाब दिया, मेरी शक्ति मेरी अपनी है। सन गॉड के चेहरे पर अविश्वास उभरा। कैटालिज्म की शुरुआत में तुम्हारे स्तर का एलियन प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हो सकता, जब तक एंजेलिक इंटरवेंशन ना हुआ हो। उसके हाथ इंसानी नहीं, पंजों जैसे दिख रहे थे। जांगी उलझ गया। ड्रैगन किंगडम, एंजल्स, मैं कुछ नहीं जानता। सन गॉड ने सिर हिलाया। तुम समझते नहीं। आसमान में गर्जना हुई, बिरली चमकी। सन गॉड ने सेप्टर उठाया। काफी बातें हो गई। चाहे तुम जो भी हो, आज यहीं मरोगे। उसके शरीर से और भी भयावह शक्ति निकलने लगी। जांगी ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। बादल घिर आए हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। उसने सामने खड़े 4 इप्सिलॉन दुश्मनों की ओर देखा और अगली भिड़ंत के लिए तैयार हो गया। सन गॉड ऑफ द डिवाइन नेस्ट और 3 घोस्ट किंग्स ने मिलकर जैंगी और हुआ हुआ पर पागलपन भरा हमला शुरू कर दिया। जैसा जैंगी ने समझ लिया था, सन गॉड की असली एबिलिटी समनिंग थी। वो अपनी टेलीकिनेसिस से सैकड़ों लेजेंडरी घोस्ट्स बुलाता था, यानी अकेले ही एक पूरी डीमन आर्मी। लेकिन सीधी लड़ाई में उसे जैंगी जैसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा था। जैंगी की एबिलिटी सेनलो वन शांग का नियम साफ था। पेनिट्रेशन वैल्यू से कम हर अटैक एब्जॉर्ब और काउंटर अटैक किया जा सकता है। 3 घोस्ट किंग्स की ताकत जैंगी के लिए घातक नहीं थी, इसलिए चारों के घेरने का असर सीमित था। सन गॉड के मगाटमा अटैक्स की इंटेंसिटी जैंगी समझ चुका था। 22,000 पॉइंट्स की उसकी डिफेंसिव पावर 25,000 पॉइंट्स तक के हमले झेल सकती थी, खासकर जब वो डिफेंस स्पेशलिस्ट हो। इसलिए वो ना केवल ब्लॉक कर रहा था, बल्कि काउंटर भी कर सकता था। डाइटेंगू ने और भी विशाल थंडरस्टॉर्म बुलाया। इनुगामी एनर्जी कैनन चार्ज कर रहा था। तीनों ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया। बूम! एडो फिर कांप उठा। इमारतें ध्वस्त होती चली गईं, लेकिन धूल छटने पर जैंगी और हुआ हुआ अभी भी स्थिर थे। 3,000 डायमेंशनल गेट्स पहाड़ जैसे अड़े खड़े थे। अभी मेरी सीमा से बहुत दूर हो, जैंगी ने कहा। अब उसने पलटवार किया। 2 उंगलियां उठीं, पीछे वॉइड वॉटेक्स बना। ऊर्जा सिमटकर काले गोले में बदल गई। ये उसका नया लॉन्ग रेंज अल्टीमेट मूव था, स्टार कैनन। स्टार कैनन। काली रेखा बिजली की गति से सन गॉड की ओर बढ़ी। सन गॉड ने तुरंत सेप्टर उठाकर बैरियर बनाया। बूम! स्टार कैनन और बैरियर टकराए। आसमान 2 हिस्सों में बट गया। एक ओर वॉइड की अंधेरी लहर, दूसरी ओर कांपती हुई ढाल। 3 घोस्ट किंग्स शॉकवेव से उड़ गए। उनकी 16,000 के आसपास की शक्ति जैंगी के सामने कम पड़ रही थी। अगर सन गॉड फ्रंट लाइन में ना होता, जैंगी उन्हें तुरंत खत्म कर सकता था। आखिरकार सन गॉड ने भारी ऊर्जा खर्च करके हमला रोका। उसके चेहरे पर अविश्वास था। एक छठी पीढ़ी का मानव उसे ऐसी स्थिति में कैसे धकेल सकता है? वो खुद को एक एंजल मानता था और जांगी को एक चींटी, लेकिन वास्तविकता उसके सामने थी। जांगी भी गंभीर हो गया। ये लंबी लड़ाई होगी। तभी शैडो स्पेस से यांग शिनशिन की आवाज आई। ब्रदर, जल्दी जीतना मुश्किल है, लेकिन समय हमारे पक्ष में है। कैसे? जैंगी ने पूछा। यांग शिनशिन बोली,
100 डीमंस को जिंदा रखना सन गॉड की एनर्जी खा रहा है। अगर मिस्टर लियांग और बाकी लोग नीचे घोस्ट्स खत्म करें तो उसकी शक्ति घटेगी। जैंगी को बात सही लगी। वॉर ऑफ एट्रिशन मुझे मंजूर है। 4 इप्सिलॉन के खिलाफ वो तुरंत जीत नहीं सकता था, लेकिन उसकी बैलेंस्ड ऑफेंस डिफेंस ने सन गॉड को भी फंसा दिया। आसमान में ऊर्जा टकरा रही थी, नीचे धरती पर स्थिति और भयानक थी। सैकड़ों घोस्ट्स अब पूर्ण फिजिकल रूप में लियांग युए और बाकी लोगों पर टूट पड़े। एक विशाल नेकोमाटा हवा में उठी और सैकड़ों मीटर चौड़े फायरबॉल्स बरसाने लगी। एक जलती हुई मानव मुखी विशाल पहिया, व्हील इन द डाउ, युद्ध वाहन की तरह अंकल यू की ओर लुढ़कता हुआ बढ़ा। धरती पर भीषण संघर्ष शुरू हो चुका था। ऊपर देवताओं की लड़ाई, नीचे दानवों का नरक, और असली परिणाम अभी तय होना बाकी था। अंकल यू इन भयानक घोस्ट्स के सामने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने अपने मेका का दाहिना हाथ उठाया, जिसमें लार्ज कैलिबर हाई एनर्जी पार्टिकल कैनन लगा था। सामने जलता हुआ विशाल व्हीलिंग डाउ लुढ़कता आ रहा था। अंकल यू ने सीधा एनर्जी कैनन दाग दिया। बूम! व्हीलिंग डाउ पीछे उछल गया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उधर नेकोमाटा के फायरबॉल्स को वूडी ने अपने फ्लोटिंग कैनन से हवा में ही उड़ा दिया। उसके चारों ओर सिल्वर फ्लोटिंग कैनन्स चमक रहे थे, जैसे रात के आसमान में तारे। वो लगातार हाथ आगे बढ़ाकर फायर कर रहा था। ओला ओला ओला। आकाश में आग और चांदी की रोशनी टकराकर चमकीली वर्षा जैसी बरस रही थी। अचानक हल्की लेकिन घनी बारिश शुरू हुई। कीचड़ में एक छोटा तालाब बना और उसमें से हरे रंग का जीव निकला। सिर पर सफेद प्लेट वाला कप्पा। बैली चांगकिंग ने अपनी बड़ी काली पिस्तौल से ओरिजिन बुलेट दागी। गोली ने उसकी सिर की प्लेट तोड़ दी। कप्पा चीखता हुआ गिर पड़ा और इस बार रिवाइव नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली, लेकिन हवा और जमीन गीली हो चुकी थी। तभी अंधेरे में एक अजीब आकृति उभरी, फटे अम्ब्रेला जैसा सिर, हाथ में ग्रीन लैंटर्न। ये था यू जियांग शाओसिंग। वो धीमी डरावनी धुन गुनगुना रहा था। सबके सामने दृश्य धुंधला होने लगा। इल्यूजन! देंग शेंतोंग चिल्लाया। उसने दोनों हाथ फैलाए। प्रेज टू द लाइट! तेज उजाला फूटा, जैसे रात में लाखों वॉट की रोशनी फैल गई हो। अंधेरा और हरी रोशनी मिट गई। फिर उसने सिंगल टारगेट इल्यूजन चलाया, द ग्रेट सुमेरु इल्यूजन। यू जियांग शाओसिंग जड़ हो गया। सैकड़ों मीटर दूर से देंग शेंतोंग ने ग्रिफिथ से वार किया। एचिंग द स्काई! पारदर्शी मिरर जैसी शक्ति उभरी और सीधा यू जियांग शाओसिंग पर गिरी। पफ! उसका अम्ब्रेला फट गया, शरीर उछल गया। तभी अचानक सफेद आर्क उसकी गर्दन की ओर लपका। फ्लाइंग हेड बारबेरियन! सांप जैसी गर्दन और अंत में औरत का सिर दांतों से भरा। देंग शेंतोंग ने तुरंत ब्लेसिंग ऑफ द होली बॉडी सक्रिय किया। चांदी की परत ने हमला रोक लिया। उसने मुक्का मारा, सिर अलग होकर दूर जा गिरा। दूसरी ओर लियांग युए भी भिड़ चुकी थीं। बारिश में एक विशाल नीला एक आंख वाला मंक निकला, हाथ में काला आयरन रॉड। दूसरी दिशा से एक झुका हुआ रैट हेड मंक आया, हाथ में आयरन चेन, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। लियांग युए ने लॉन्ग मिंग खींची। चाहे जो हो, आज सब मरोगे। वो बिजली की तरह आगे बढ़ी, नीली ऊर्जा के साथ तलवार गिरी। दूर दूर तक घोस्ट सुमड़ रहे थे। पूरा इमॉर्टल माउंटेन घिर चुका था। फैट सू भीड़ में फंस गया था। चारों ओर से घोस्ट बढ़ रहे थे। तभी उसके कान में एक औरत की नर्म आवाज गूंजी, ब्रदर, ब्रदर। फैट सू के कानों में अचानक एक ठंडी मगर बनावटी कोमल आवाज गूंजी। बारिश भरी रात में एक सफेद किमोनो पहने औरत धीरे धीरे उसकी ओर तैरती आई। उसके लंबे सफेद बाल थे और जहां से वो गुजरती हवा जमने लगती। वो थी स्नो गर्ल। ब्रदर, क्या तुम अपना सिर मुझे दे दोगे? फैट स्यू पहले उसकी सुंदरता में खो गया था, लेकिन यह सुनते ही उछल पड़ा। सुंदर हो तो क्या हुआ, सिर नहीं दूंगा। उसे अपने बॉस की बात याद आई। बर्फीले अपोकलिप्स में आइस टाइप एलियन को बढ़त मिलती है। उसने दोनों हाथ फैलाए। ठंड जमा होने लगी। फ्रॉस्ट दीवार बन सकता है, फ्रॉस्ट ब्लेड बन सकता है, आइस स्टॉर्म। नीले प्रकाश से अनगिनत बर्फीले कांटे निकले और जाल की तरह फैल गए। स्नोगर्ल ने चीखकर ब्लिजर्ड छोड़ा, लेकिन फैट स्यू के स्पाइक्स उसे भेदते चले गए। पूफ पूफ। उसका शरीर छेदों से भर गया। फैट स्यू ने उसे सेकंड्स में खत्म कर दिया। डेप्यूटी कैप्टन स्तर की ताकत आखिर दिखी, लेकिन राहत का समय नहीं था। दूर से पहाड़ जैसे काले साए की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आसमान में जांगी और हुआ हुआ 4 इप्सिलॉन के खिलाफ टिके हुए थे। एब्सोल्यूट डिफेंस के कारण संख्या से फर्क नहीं पड़ता था। कमजोर हमले काउंटर अटैक हो रहे थे।
सिर्फ नूरा की इमोबिलाइजेशन एबिलिटी थोड़ी समस्या थी। वो 8 सेकंड तक जांगी को रोक सकता था, लेकिन जांगी के सामने ये भी काफी नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, सन गॉड अधीर होने लगा। 8 फुट ब्यूटीफुल मगातामा। काले मगातामा आसमान से टूटते सितारों की तरह गिरे। जांगी ने सीधा टकराव चुना। स्टार कैनन। हुआ हुआ कि लाल पार्टिकल बीम बिछुड़ गई। काली और लाल रोशनी मिलकर आकाश चीर गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा एडो लगभग मिट गया। बची ऊर्जा जांगी ने रीडायरेक्ट करके तीनों घोस्टकिंस पर छोड़ी। दाइतेंगु उड़ गया। इनुगामी और नूरा भी पीछे धकेले गए। जांगी ने धीमे से कहा, सच में मुश्किल है। उधर सन गॉड और भी परेशान था। क्या मैं एक 6th जनरेशन मानव को भी नहीं हरा सकता? उसके भीतर और भयावह शक्ति उठने लगी। बूम! बिजली आकाश चीर गई। सन गॉड ने ऊपर देखा। चेहरा बदल गया। ये चेतावनी है, वो बुदबुदाया। समय लगभग खत्म। जांगी समझ गया, शायद वो लंबे समय तक इस दुनिया में रह नहीं सकता, इसीलिए अकेला आया है। जांगी ने सोचा। सन गॉड ने नीचे देखा। उसकी आंखों में अजीब सी ईर्ष्या थी। लेकिन आज तुम्हें मारकर ही जाऊंगा। वो अचानक मुड़ा और नूरा, दाइतेंगु, इनुगामी की ओर देखा। उसकी आंखों में क्षणिक कोमलता आई। गुड बाय, ओल्ड फ्रेंड्स। जैंग ई ध्यान से शेन चेनचाओ रिशनचाओ को देख रहा था। 25,000 पॉइंट्स वाले इस दुश्मन को हराना आसान नहीं था, इसीलिए वो लापरवाही नहीं कर सकता था। सन गॉड ने तीनों गोस्ट किंग्स को धीरे से विदा कहा, फिर अचानक गहरी सांस ली। हुश! भयंकर तूफान उठा। तीनों गोस्ट किंग्स उसकी ओर खिंच गए और अगले ही पल वो उन्हें निगल गया। जैंग ई का चेहरा गंभीर हो गया। तीनों की ऊर्जा अब्सॉर्ब करके खुद को मजबूत कर रहा है। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी। 10 मीटर से अधिक लंबा शरीर, काला रोब फट गया। असली रूप सामने आया। धूसर रोएदार शरीर, लंबी पूंछ, संकीर्ण चेहरा। सन गॉड असल में एक विशाल रोडेंट था। उसने 3 उंगलियां उठाईं। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड में तुम्हें मार दूंगा। जैंग ई को भारी संकट महसूस हुआ, लेकिन वो शांत रहा। आओ, कोशिश करो। सन गॉड ने सेप्टर घुमाया। काली तीर जैसी ऊर्जा डायमेंशनल गेट पर गिरी। ट्रेसिंग द ट्रेसेस ऑफ ऑल थिंग्स में जैंग ई ने देखा, गेट टूट सकता है। उसने तुरंत स्वॉर्ड इन द ट्री से हजारों मोटी वाइन्स उगा दी, लेकिन काला तीर उन्हें मक्खन की तरह चीर गया और दर्जनों डायमेंशनल गेट्स भेद दिए। अब सन गॉड की शक्ति पुराने नैश प्रिंस के करीब पहुंच चुकी थी। मुश्किल है, जैंगी बुदबुदाया। सन गॉड ने फिर काला तीर बनाया। अगर उस रहस्यमयी शक्ति से बंधा ना होता, तुम कब के मर चुके होते। उसी क्षण दूर से एक तेज रोशनी आई और सन गॉड के सिर पर लगी। वो सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। जैंग ई और सन गॉड दोनों ने उधर देखा। लोहे के टावर पर खड़ा था द वन हु पेनिट्रेटेड, यासीन कैनरो, हाथ में विशाल स्नाइपर राइफल। जैंग ई ने भौं उठाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैनरो मदद करेगा। कैनरो की आवाज आई, कोलंबिया ऐसे खतरे को नियॉन में सहन नहीं करेगी। जैंग ई समझ गया, ये अब कोलंबिया के हित का सवाल था। कैनरो की एबिलिटी पियर्स थ्रू एवरीथिंग डिफेंस इग्नोर कर सकती थी, इसीलिए वो सन गॉड को चोट पहुंचा पा रहा था, लेकिन वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। केओस, मैं सिर्फ लॉन्ग रेंज सपोर्ट दे सकता हूं। हालात बिगड़े तो मैं भाग जाऊंगा। जैंग ई मुस्कुराया। इतना भी काफी था। सन गॉड गुर्राया, इनसेक्ट। लेकिन जैंग ई ने उसी क्षण उंगलियों पर वॉइड एनर्जी जमा कर ली। स्टार कैनन। सन गॉड को ध्यान बांटना पड़ा। एक तरफ जैंग ई, दूसरी तरफ कैनरो की स्नाइपर थ्रेट। उसने सेप्टर उठाया। डार्क स्टार ऑफ द स्काई। विशाल काला मगतामा आसमान में फैल गया। लाल सी आंख जैसा बनकर ऊर्जा की वर्षा नीचे बरसने लगी। पूरा क्षेत्र घिर गया। जैंग ई स्पेस ट्रैवल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बाहर निकलते ही हमला लगता। फिर वो विशाल फ्लाइंग स्टार सीधे उसकी ओर गिरा। अगर ऐसे हमले दर्जन भर बार और हुए तो जैंग ई की डायमेंशनल गेट्स पूरी तरह टूट सकती थीं। और तब उसके पास सन गॉड का सामना करने का कोई उपाय नहीं। शहर के किनारे दूर कहीं कैनरो ने मौका देखते ही ट्रिगर दबा दिया। काली स्नाइपर राइफल से जोरदार धमाका हुआ और काली किरण सीधा गॉड ऑफ द सन के दिमाग तक पहुंच गई, जो गॉड्स नेस्ट में था। सन गॉड पहले से सतर्क था। उसने दाहिने हाथ के सेप्टर को आगे कर हमला रोक लिया। बूम! एक ही गोली में सेप्टर की एक मैजिक रिंग टूट गई। जोरदार ताकत से उसका शरीर हल्का सा कांप गया।
अब उसे समझ आ गया कि किनेरो की गोली खासतौर पर डिफेंसिव ऑब्जेक्ट्स को तोड़ने के लिए बनी है। नीचे ज़ैंग यी का डायमेंशनल गेट फिर से टुकड़ों में बिखर गया। ज़ैंग यी दांत भींचकर बोला, कंटिन्यू। वो अब स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने यही अंतिम लड़ाई लड़ने का फैसला किया। कैनेरो बोला, अगर तुम हार गए तो मैं हेडक्वार्टर्स से डेथ ऑफ लव लॉन्च करवाऊंगा। ज़ैंग यी मुस्कुराया, इतना क्रूअल? कैनेरो ने गहरी सांस ली। उस जैसे दो और हैं। ये सुनकर ज़ैंग यी को झटका लगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। 3 हैं तो उम्मीद भी है। कैनेरो को लगा वो पागल हो गया है। सन गॉड ने लगातार सेप्टर घुमाकर हमला शुरू कर दिया। लहरों की तरह एनर्जी ज़ैंग यी के एलियन स्पेस पर गिरने लगी। ज़ैंग यी और हुआ हुआ पूरी ताकत से रोक रहे थे, लेकिन सन गॉड की शक्ति बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में हजारों डायमेंशनल गेट्स टूट गए। अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी स्पेशल एबिलिटी खत्म हो जाती। तभी ज़ैंग यी के चेहरे पर अजीब मुस्कान आई। एब्सोल्यूट डिफेंस सिर्फ एक नाम है, असली रक्षा कुछ और है। उसने अचानक सारे गेट्स बंद कर दिए। उसके पीछे एक विशाल दरवाजा खुला। वो एक कदम पीछे हटकर उसमें चला गया। दरवाजा जिपर की तरह बंद हो गया और वो पूरी तरह गायब हो गया। ज़ैंग यी की असली ताकत एक इंडिपेंडेंट डायमेंशन खोलना है। अब वो पूरी तरह इस दुनिया से बाहर था। जब तक वो वहां है, कोई उसे छू नहीं सकता। कमजोरी सिर्फ इतनी है कि वो वहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। अंदर समय की गति अलग है। 1 मिनट भी उसे दशकों जैसा लगता है। खास ट्रेनिंग के बाद भी वो अधिकतम 2.5 मिनट ही छिप सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना काफी था। सन गॉड ने चारों तरफ देखा, पर ज़ैंग ही कहीं नहीं मिला। गुस्से में उसने यसाकानी नो मगाटमा एक्टिवेट कर दिया। काली उड़ती ऊर्जा ने पूरे ईडो कैसल को ढक लिया। कैनेरो डर गया और अपनी आर्मर की पूरी पावर से दूर हट गया। उसने ज़ैंग ही को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल इंटरप्टेड था। केओस, जवाब दो। उसे समझ नहीं आया कि ज़ैंग यी पास ही था, बस दूसरी डायमेंशन में। सन गॉड क्रोध से चीखा, हेटफुल। ज़ैंग यी के अचानक गायब होते ही शेनचन चाओरिशिन पागलपन में चला गया। वो पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसे जल्दी से जल्दी ज़ैंग यी को खत्म करना था। हर सेकंड उसके लिए खतरा बढ़ रहा था। उसके बताए हुए 30 सेकंड कब के गुजर चुके थे। गुस्से में उसने दूर देखा, जहां कनेरो स्नाइपर एम कर रहा था, लेकिन वो भाग चुका था। गॉड ऑफ द नेस्ट ने मुट्ठियां भींचकर चारों तरफ अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। उसकी हिंसक एनर्जी शून्य में फूट रही थी। उस दिन के बाद एडो कैसल पूरी तरह तबाह हो गया। अचानक आकाश में सफेद रोशनी चमकी। सन गॉड के पीछे का आसमान उजला होने लगा, जैसे रात खत्म होकर सुबह हो रही हो। अब दिन था। उसके द्वारा बुलाया गया अंधकार किसी और बड़ी शक्ति ने मिटा दिया। आसमान से एक सिल्वर ब्लेड सीधी नीचे गिरी और डिवाइन नेस्ट सन गॉड के शरीर को बेध गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी जम गई। कुछ ही पल बाद कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जैसे कोई देवता आसमान में खड़े होकर युद्ध का नगाड़ा बजा रहा हो। रंबल! अगले ही क्षण बिजली गिरी। भयानक लाइटनिंग ने सन गॉड को सीधा बेध दिया। नीचे देंग शेनटोंग और बाकी लोग 100 डीमंस नाइट परेड से लड़ रहे थे, लेकिन आसमान की गड़गड़ाहट ने पूरा एडो रोशन कर दिया। सारे भूत प्रेत राख की तरह गायब हो गए। काले बादल छट गए। सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। सन गॉड मर चुका था। विशाल बिजली ने उसके शरीर को जलाकर कोयला बना दिया। अचानक शून्य में दरार खुली। एक हाथ बाहर आया और उसकी बिखरती ओरिजिन को पकड़ लिया। वो ज़ैंग यी था। उसने सन गॉड की सोच समेट ली और नीले साफ आसमान की ओर देखा। थंडर ट्रिब्यूलेशन, ये शब्द उसके मन में उभरा। हुआक्शु किंगडम की फैंटेसी नॉवेल्स में अक्सर थंडर ट्रिब्यूलेशन का जिक्र होता है, पर आज उसने खुद देखा कि करीब 30,000 सुपरनैचुरल इंडेक्स वाला अस्तित्व एक बिजली से मारा गया। उसे पहले से अंदाजा था कि वे रहस्यमयी सभ्यताएं किसी बड़ी शक्ति से सीमित हैं, पर वो क्या है, आज उसने उसकी झलक देखी। क्या सच में गॉड्स होते हैं या कोई क्रिएटर? फिर उसने सिर हिलाया। सोचने का समय नहीं, यहां से निकलना होगा। नीचे एडो कैसल खंडहर बन चुका था। ईविल बॉय और नेस्ट गॉड की मौत के बाद नियंत्रित लोग धीरे धीरे होश में आ रहे थे। ज्यादातर मर चुके थे। जो बचे थे ठंड से कांपते हुए चीख रहे थे। लेकिन ज़ैंग यी के पास रुकने का समय नहीं था। वो इमोर्टल माउंटेन पर उतरा। ज्वालामुखी आधा डह चुका था। अंदर प्राचीन जीवों के विशाल फॉसिल्स दिख रहे थे। लियांग यूए चिल्लाई, वो क्या है? डेंग शेनटोंग ने कहा, ड्रैगन। वो सचमुच ड्रैगन जैसा दिख रहा था। लंबा शरीर, पंजे, सींग, उसके साथ कई और अजीब जीवों के फॉसिल्स थे, जैसे वे प्राचीन युद्ध में एक दूसरे को मारते हुए जमे हों। ज़ैंग यी ने स्पेस पावर से पूरे फॉसिल को उठाकर अपनी डिफरेंट स्पेस में रख लिया। उसे लगा ये रिसर्च के काम आएगा।
उसने खंडहर बने एडो को आखिरी बार देखा। चलते हैं। वो थका हुआ था। डायमेंशनल गेट्स का अधिकांश हिस्सा टूट चुका था। अगर कैटिक्लैन या कनेरो फिर लड़ने आते तो मुश्किल हो सकती थी। उसने सबको साथ लिया, डायमेंशनल डोर खोला और तिएन हाई सिटी की ओर निकल गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इमोर्टल मॉन्टन के क्रेटर में दो काले साए प्रकट हुए। गॉड्स नेस्ट मर गया। एक साया बोला, मैंने उसे रोका था, ये समय सही नहीं था। उसने बाहरी दुनिया को कम आंका। ट्राइब ने उस पर बहुत रिसोर्सेज लगाए थे। अब कुछ नहीं हो सकता। अब उस स्तर का आदमी तैयार करना भी बेकार है। दोनों साए धीरे धीरे शून्य में गायब हो गए। जैंगी को उनकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हो। जैंगी सबको लेकर सीधे नियॉन से निकल गया। जाते समय उसने सोचा कि क्या कनेरो को हेलो कहे। आखिर उसने पिछली लड़ाई में मदद की थी। लेकिन उसने विचार बदल दिया। उस समय उनका कॉमन एनिमी कामिसनासुरी गॉड था। अब गॉड ऑफ चंचाओ हेवन द्वारा मारा जा चुका था और जैंगी तो बीच में वॉइड में गायब हो गया था, संकट कनेरो पर छोड़कर। संभव था कि अब कोलंबियन नेवल फ्लीट उसे रोकने की कोशिश करे। सिद्धांततः वो फंसेगा नहीं, पर दुनिया की पूर्व नंबर 1 मिलिट्री पावर को हल्के में लेना ठीक नहीं। इसलिए उसने तय किया, पहले सुरक्षित लौटो, फिर सही समय पर फेवर चुकाया जाएगा। नियॉन से टियान हाई सिटी तक वो लगातार स्पेस शटल एक्टिवेट करता रहा। रास्ते में उसने दूर से सिंगडाओ मिस्टी वैली देखा। वहां कोलंबियन, ईस्ट चाइना सी और अन्य देशों के नेवल वॉरशिप्स तैनात थे। डेंग शेनतोंग ने उन्हें भटकाने के लिए बड़ा हंगामा किया था। फिर भी जैंगी के दिल में बेचैनी थी। अगर अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशन सच में सक्रिय हो गई और गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसे अस्तित्व प्रकट हुए तो बड़ी मुसीबत होगी। इस बार गॉड ऑफ प्रोडक्शन नेस्ट सन गॉड की शक्ति लगभग 30,000 पॉइंट्स थी। अगर उसकी एबिलिटी समनिंग टाइप ना होती तो लड़ाई और कठिन होती। वो अकेला योद्धा नहीं, बल्कि बैटल फॉर्मेशन का दैत्य था। मुझे और मजबूत होना होगा, इतना कि कोई मुझे या मेरे लोगों को धमका ना सके। वो स्टार आइलैंड के ऊपर से गुजरा। उसी क्षण धरती की गहराई में बॉटमलेस अबिस में डीप पर्पल आइज खुली। अ फेमिलियर स्मेल। आखिरकार वो टियान हाई सिटी पहुंचा। बर्फ से ढकी इस परिचित जगह को देखकर उसे सुकून मिला। वो शेल्टर पहुंचा। वार्म एनवायरनमेंट ने उसे घेर लिया। उसने देंग शेनटोंग, लियांग युए और बाकी लोगों को शैडो स्पेस से बाहर निकाला। सबके चेहरों पर राहत थी। नियॉन की यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक रही थी। जैंगी ने कॉम्बैट सूट उतारा, बूट्स फेंके, नंगे पांव कारपेट पर चला और सोफा पर गिर पड़ा। बहुत थक गया हूं। लड़ाई के समय एड्रेनलिन के कारण उसे डर नहीं लगा था, बल्कि रोमांच था। पर अब सोचकर उसे एहसास हुआ, 30,000 पॉइंट्स वाले अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अस्तित्व से टकराना कितना खतरनाक था। और ऐसे कम से कम दो और थे। तभी यांग सिया कॉफी लेकर आई। बीच टर्टल नेक स्वेटर और ब्लू जीन्स में वो शांत और सलीकेदार लग रही थी। अब वो एक स्किल्ड न्यूट्रिशनिस्ट बन चुकी थी। उसका बनाया सुपरनैचुरल फूड ताकत लौटाता और मन शांत करता था। कैपुचिनो पीजिए, आराम कीजिए, उसने मुस्कुरा कर कहा। वो उसके पास बैठकर उसके मसल्स दबाने लगी। जैंगी पूरी तरह रिलैक्स्ड हो गया। तभी देंग शेनतोंग आया। अब आगे क्या? जैंगी सीधा बैठ गया। समुद्र पर नजर रखो, खासकर कोलंबियन नेवी पर। मैं पियर्सर से मिला था, उनकी रिएक्शन पता नहीं। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मामला बड़ा हो चुका है। रीजन और शेंगजिंग को पता चलेगा, कैसे संभालोगे? देंग शेनतोंग ने गंभीर होकर कहा, चिंता मत करो, हमने बड़ी जीत हासिल की है। ब्लिजर्ड सिटी और शेंगजिंग के टॉप लीडर्स भी ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। कमरे में फिर शांति छा गई, लेकिन सभी जानते थे ये सिर्फ एक बड़ी लड़ाई का अंत था, युद्ध का नहीं। डेंग शेनतोंग की बात सुनकर झांगी स्वाभाविक रूप से खुश था। आखिर जिम्मेदारी डेंग फैमिली की थी, जबकि फायदे का बड़ा हिस्सा उसे मिलना था। इस बार उसने सच में बड़ा मुनाफा कमाया था। शेन चान चाओ शेनरी गॉड और जिए हु तोंगजी की ओरिजिन्स, वोंग यांग मिंग की शिन सुए की ओरिजिनल कॉपी, एक मिस्टीरियस गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन और सस्पेक्टेड ड्रैगन जैसे प्राचीन जीव का विशाल फॉसिल। डेंग शेनतोंग ने प्रॉफिट की बात नहीं छेड़ी। वो बेली चांग क्विंग और वू डी को लेकर बीच पेट्रोल पर चला गया। उस रात टियन हाई सिटी शांत रही। झांगी ने अच्छी नींद ली। लेकिन नियॉन की ये घटना ने इंटरनेशनल स्तर पर हलचल मचा दी। नियॉन भले जो भी चलाए, पर वो कोलंबिया का आउटपोस्ट था। एडो पर खुला हमला और डिमोनिक कोड का विनाश छोटी बात नहीं थी। अगली सुबह नाश्ते पर डेंग शेनतोंग ने बताया, कोलंबिया और नियॉन के प्रतिनिधियों ने प्रोटेस्ट किया है, जवाब मांग रहे हैं। शेंजिंग ने भी ब्लिजर्ड सिटी से इंक्वायरी की है।
मेरे अंकल और हेड कोच पूरी रात बात करते रहे। झांगी ने ओटमील खाते हुए पूछा, तो नतीजा? डेंग शेनतोंग मुस्कुराया। अब केओस का दौर है, जिसकी मुट्ठी बड़ी वही सही। हम कहेंगे नियॉन अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से मिला हुआ था, ट्रेटर्स थे। कैनेरो ने खुद नॉन ह्यूमन बींग्स देखे हैं, एविडेंस साफ है। झांगी शांत रहा। मामला इतना आसान नहीं होगा। डेंग शेनतोंग ने कंधे उचकाए। ऊपर वाले संभाल लेंगे, लेकिन कुछ शेयर तो करना पड़ेगा। चम्मच की आवाज के साथ झांगी ने पूछा, झू झंग मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहता है? नहीं नहीं, डेंग शेनतोंग घबरा गया। बस डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को थोड़ा देना होगा और शेनजिंग को इमॉर्टल माउंटेन का फॉसिल चाहिए। झांगी ने उंगलियां रगड़ी। गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन और फॉसिल की डिस्ट्रीब्यूशन पर तो बात नहीं हुई थी, मैं नहीं छीना था। डेंग शेनतोंग का चेहरा उतर गया। ऐसा मत करो। झांगी हंस पड़ा, मजाक कर रहा हूं। असल में उसने पिछली रात जो केयर से इन चीजों की जांच करवाई थी। गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन 1000 साल से ज्यादा पुराना नहीं था। कुछ जेनेटिक रेजिड्यू मिला, जिसकी छोटी सैंपल जो केयर ने रख ली। लेकिन फॉसिल, वो सचमुच फॉसिल था। पत्थर बन चुका। अंदर कुछ नहीं निकला, बस आकार बचा था। हाँ, उसकी कठोरता रेयर मेटल से भी ज्यादा थी, पर उपयोग कम था। झांगी ने गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन टेबल पर रख दिया। डेंग शेनतोंग गंभीर स्वर में बोला, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को प्रमोट कर सकता है। शायद इससे मैं इप्सिलॉन से आगे ब्रेक थ्रू कर सकूं। झांगी ने सोचा, क्या उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? क्या ये व्यक्ति पर निर्भर है, ड्रैगन या म्यूटेटेड लिजर्ड? डेंग फैमिली जेनेटिक्स में आगे थी। उसने फैसला किया, ठीक है, तुम्हें दे दूंगा, लेकिन रोज रिसर्च रिपोर्ट चाहिए। डेंग शेनतोंग की आंखें चमक उठी। हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। झांगी ने हल्की मुस्कान दी, यही बेहतर है। और फॉसिल? डेंग शेनतोंग ने उम्मीद से पूछा। शेनजिंग को चाहिए? हाँ। अजीब है, लाखों साल पुराने फॉसिल का क्या करेंगे? फिर भी झांगी ने हामी भर दी। उसे फॉसिल में खास दिलचस्पी नहीं थी। अगर इससे संबंध मजबूत होते हैं तो दे देना ही बेहतर था। ज़ैंगी ने चीजें बड़े आराम से दे दी। उसका सिद्धांत साफ था, जो चीज उसके हाथ में पूरी तरह काम ना आए, उसे प्रोफेशनल्स को दे दो और खुद फायदा लो। जब तक जियांग नैन में डेंग फैमिली मौजूद है, वे खुलकर उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर पीछे से छोटी मोटी चाल भी चले, तो भी असली लाभ ज़ैंगी तक पहुंचेगा। जल्द ही ब्लिजर्ड सिटी ने यानयुन ट्रुप्स भेजकर विशाल एंशिएंट क्रीचर फॉसिल स्पेशल ट्रेन से शेंगजिंग लॉन्गमिंग गार्ड्स को सौंप दिया। ज़ैंगी खुद उनसे नहीं मिला, सब डेंग शेंगटोंग ने संभाला, क्योंकि इस समय ज़ैंगी एक और काम में डूबा था, वांग यांग मिंग की शिन स्वे की ओरिजिनल कॉपी का अध्ययन। उसे समझना था कि एंशिएंट एलियंस अपनी शक्ति कैसे बढ़ाते थे। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, हाई लेवल ओरिजिन मिलना मुश्किल होता जाता है। आगे बढ़ने के लिए खुद की पोटेंशियल तलाशनी पड़ती है। पुरानी किताब ट्रेडिशनल चाइनीज और क्लासिकल चाइनीज में थी। सौभाग्य से इंटेलिजेंट सिस्टम ट्रांसलेशन में मदद कर रहा था और यांग यांगशिन व्याख्या कर रही थी। 3 दिन और 3 रात दोनों लेबोरेटरी में बंद रहे। जो समझ आया उसने ज़ैंगी को हिला दिया। शिन स्वे सिर्फ दर्शन नहीं था, बाजार में जो थ्योरेटिकल वर्जन था वो अधूरा था। ये ओरिजिनल कॉपी सुपर नेचुरल कल्टीवेशन का प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देती थी। वांग यांग मिंग ने इसे ताओ कल्टीवेशन कहा था, मन के भीतर जाकर असली आत्मा को पहचानना और उसी क्षण एनलाइटनमेंट से शक्ति जागृत होना। ज़ैंगी को साफ दिखा, ये असल में सुपर पावर अवेकनिंग का सिद्धांत था। किताब कहती है, स्रोत तक जाओ, अपने हृदय को स्थिर रखो। एक विचार से सब जन्म लेता है, एक विचार से सब नष्ट होता है। जहां मन पहुंचे वहां सब नियंत्रित हो सकता है। 3 दिन बाद ज़ैंगी और यांग यांगशिन के भीतर अजीब परिवर्तन था। कोई सीक्रेट मैनुअल नहीं मिला। हर म्यूटेंट अलग होता है, पर वांग यांग मिंग ने फाउंडेशन दे दी थी। पहले सब लोग बिना समझे ताकतवर बने। अब ज़ैंगी को कम से कम पता था उसकी शक्ति का स्रोत कहां है। एलियन पावर बाहर से नहीं, भीतर से आती है, उसने अपनी हथेली देखते हुए कहा। शरीर एक कंटेनर है, कोई वेस है, कोई क्लेप्सिड्रा, कोई सूप स्पून। पहले खुद को समझो, तभी आगे बढ़ो। उसने आंखें बंद की, मन में जैसे प्रकाश हुआ। रोड टू रोड वेरी एवेन्यू। ताओ शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। अब उसे रास्ता दिख रहा था। यांग यांगशिन चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें शांत थीं, पर भीतर विचारों की चमक थी। वो शायद शेल्टर में सबसे प्रतिभाशाली थी, ज़ैंगी से भी ज्यादा। पर उसे लड़ाई नहीं, रणनीति पसंद थी। वो चुपचाप उठकर बाहर चली गई। अगर केवल अपने लिए पढ़ती तो आधा दिन काफी था। काफी देर बाद ज़ैंगी ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे दुनिया और खुद वो पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हों। उसने नियॉन से लाई 2 ओरिजिन्स निकाली।
ईविल बॉय की ओरिजिन पूरी थी, नेस्ट गॉड की लाइटनिंग से थोड़ी क्षतिग्रस्त थी। उसने दोनों को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। इस बार फ्यूजन की गति पहले से कहीं तेज थी। 2 महीने, अधिकतम 2 महीने में सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसे एहसास हुआ, सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं, उपयोग की समझ भी बदल रही है। मैं हूं, इसलिए सोचता हूं। मैं ही अपने संसार का किंग हूं। ये दुनिया मेरा विस्तार है। मेरी क्षमता की सीमा मेरे विचारों पर निर्भर है। मेरा हृदय जितना विशाल, शक्ति उतनी विशाल। उसकी आंखों में रोशनी 2 दिशाओं में मुड़ी, बाएं और दाएं। टाइम और स्पेस की शक्ति धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगी। एडो पर केओस के हमले के बाद दुनिया की बड़ी शक्तियों ने एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई। वर्चुअल इमेजेस एक विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रकट हुए। हुआक्सो किंगडम की ओर से शेंगजिंग के प्रतिनिधि लू चंग युआन उपस्थित थे। 52 वर्ष, परिपक्व, शांत और अनुभवी। दुनिया का पुराना संतुलन टूट चुका था। अब नई शक्ति व्यवस्था थी। बैठक कक्ष सीढ़ी नुमा संरचना में था और केंद्र में 10 सीटें थीं। दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली ताकतों के प्रतिनिधि। लू चंग युआन के आते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। इस घटना में हुआक्सू मुख्य पक्ष था। नियॉन के प्रतिनिधि ने तुरंत आरोप लगाया, हुआक्सू ने हमारे क्षेत्र में घुसकर बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की। ये इन्वेजन है। हम कल्प्रिट की हैंडओवर और कॉम्पनसेशन की मांग करते हैं। लू चंग युआन हल्का मुस्कुराए। पोस्ट एपोकलिप्स में नियॉन की सैन्य शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। उनके एलियंस भी ज़ांगी द्वारा मारे जा चुके थे। अब वे कोलंबिया के पपेट मात्र थे। लू चंग युआन शांत स्वर में बोले, पहले हमें नियॉन और अंडरग्राउंड मिस्टीरियस सिविलाइजेशन की कोल्यूजन पर बात करनी चाहिए। वे शक्तिशाली हैं और मानव सभ्यता के लिए संभावित खतरा हैं। नियॉन ने उनसे गुप्त संपर्क किया। क्या ये मानवता के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं? नियॉन प्रतिनिधि तानाका घबरा गए। उन्होंने कहा, वे भी इस ग्रह का हिस्सा हैं। हम संवाद कर रहे थे ताकि ग्लोबल क्राइसिस सुलझ सके। लू चंग युआन ने ठंडे स्वर में कहा, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। हुआक्सू ने भी उनसे सामना किया है, भारी कैजुअलिटीज झेली हैं। वे खतरनाक हैं। हमें उनसे लड़ने की तैयारी रखनी होगी। ये एक देश का नहीं, पूरी मानवता का संकट है। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। हमने नियॉन की जांच मानव सभ्यता की रक्षा के लिए की। अब हम फेडरेशन से नियॉन की जवाबदेही चाहते हैं। तानाका क्रोधित होकर खड़े हो गए। बागा, ये बदनामी है। तभी कोलंबिया के प्रतिनिधि, सधे हुए मध्य वय श्वेत पुरुष ने कहा, मिस्टर तानाका, कृपया बैठ जाएं। तानाका चुपचाप बैठ गए। अब नियॉन पूरी तरह कोलंबिया के नियंत्रण में था। कोलंबिया प्रतिनिधि ने लू चंग युआन की ओर देखा। यूमोतिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से मिला हुआ था और वो नष्ट हो चुका है। वर्तमान नियॉन लीडरशिप निर्दोष है। लेकिन आपके एलियन केओस की कार्रवाई के कारण एडो के 5 लाख लोग मारे गए। ये जेनोसाइडल इंटेंट का संकेत हो सकता है। हुआक्सू को जवाब देना होगा। लू चंग युआन मुस्कुराए। सच्चाई आप सबके पास है। वे लोग पैरासाइट इम्प्लांट के कारण मरे। हमारे एलियन केओस ने सीधे सिविलियंस पर हमला नहीं किया। कोलंबिया प्रतिनिधि जानता था कि यह सच है, पर वो दबाव बनाना चाहता था। तभी ब्रिटानिया के प्रतिनिधि ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, आपकी कार्रवाई से एक दिन पहले सिंगडाओ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन दर्ज हुई। सैटेलाइट ने दिखाया कि वो आपकी सी स्लेयर 4 टॉर्पीडो थी। पूरा कक्ष गंभीर हो गया। आप खुद को ऑर्डर का रक्षक कहते हैं, पर अननोन सिविलाइजेशन पर लार्ज स्केल अटैक करते हैं। इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। लू चंग युआन ने भीतर ही भीतर आह भरी। डेंग फैमिली की हरकतें कूटनीति में सिरदर्द बन सकती थीं, लेकिन यही उनका काम था। शब्दों की लड़ाई में देश के हितों की रक्षा करना ही उसका अस्तित्व था।